रात के करीबन 11 बज रहे थे। प्रसाद और रमेश टॉर्च की रोशनी लेकर गेट के पास तालाब किनारे बैठे हुए थे। तभी रमेश की सेलफोन की घंटी बजती है। रमेश फोन काट देता है। बेटा रमेश, घर से पोती फोन कर रही है। हाँ पिताजी, आपको तो पता ही है, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा वो सोएगी नहीं। अनामिका उसे सोने नहीं देगी। इसीलिए बेटा, तब से मैं कह रहा हूँ कि तुम घर जाओ, पर तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। पिताजी, झील पानी से भरा हुआ है, गेट सुरक्षित भी है, तालाब सुरक्षित है, फिर भी आपको किस बात का डर है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो नहीं पता, पर हमारा खेत झील के बिल्कुल नीचे है, फसल भी अच्छी हुई है, उन्हें काटने का सही समय आ गया है, पर पता नहीं किस बात का मुझे डर लग रहा है। डरिए नहीं पिताजी, कुछ भी नहीं होगा, चलिए घर चलिए। तो मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। ऐसा कह ही रहा था, तभी रमेश का फोन फिर से बज उठता है। अब चूंकि और कोई चारा नहीं था, इसीलिए बत्ती लेकर रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर झील किनारे से रमेश चलते हुए घर जाने लगता है। न ही गेट के पास बैठे प्रसाद और न ही चल के जा रहे रमेश को ये पता था कि किसी जगह से झील का पानी लीक हो रहा है। अब चूंकि उस दिन रविवार था, हरीश और भव्या घर पर ही थे, और जब वो घर पे होते हैं तो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए सास बहू शारदा अनामिका ने उन्हें खेत में ले जाने का फैसला किया। अनामिका हरीश को लेकर आगे आगे चलने लगी और शारदा दरवाजे पे ताला लगाने के बाद पीछे पीछे भव्या को लेकर जाने लगी। पथरीले सड़क से वो चलते हुए आगे जा रहे थे। दादी, नवरात्रि आ रहा है ना, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। जरूर मिलेगा, आपके अलावा दादी और किसे खरीद देगी बताओ। इतना कहते हुए वो थोड़ी दूर जाती है। दादी, मुझे गोद उठा लो, पैरों में दर्द हो रहे हैं। यहाँ तुम 1 किलोमीटर भी नहीं चली, अब तुम मुझसे कहोगी कि उठा लो तो मैं तुम्हें उठाकर 2 किलोमीटर चलूं। नदी के तट पे भी चढ़ना है। हाय भगवान, मुझसे ऐसा नहीं होगा बेटा। नहीं तो मैं रोने लगूंगी दादी। चाहे तुम रो या हंसो, मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। वैसे ही मेरे पैरों में दर्द हो रहे हैं। पहले ही कहा था कि मैं घर पे रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारी माँ नहीं सुनी। तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी लेके वो खेत जाना चाह रही थी। शारदा की बातें सुन के बिना आगे बढ़े हुए भव्या वहीं पे रुक गई और गुस्से से कहने लगी, दादी, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इस तरह कह के वो चारों तरफ देखने लगती है। शारदा घबरा जाती है। ये कैसी आदत है, कोई नाराज होता है तो डांट कर चला जाता है, तुम्हारी तरह पत्थर नहीं मारता, बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। शारदा कह ही रही थी, तभी भव्या एक पत्थर उठाती है और शारदा को गुस्से से देखने लगती है। मुझे आप उठाएंगी या मैं मारूं? मैं तुम्हें उठा लूंगी, बुद्धू लड़की। इस तरह कहती है और भव्या को अपने कंधे पे उठा लेती है। भव्या भी खुशी खुशी अपने हाथों से सारे पत्थर फेंक देती है। माँ, दादी और बहन तो अभी तक आई नहीं। आ जाएंगे बेटा, तुम परेशान मत हो। तब तक शारदा भव्या को अपने कंधे पे उठा के हांफते हांफते खेत किनारे पहुँचती है। भव्या खुशी खुशी शारदा के कंधे से उतर जाती है। शारदा थकी हुई थी, इसीलिए खेत किनारे जाके एक पत्थर पे बैठ जाती है। भव्या और हरीश को खेत के कुछ ही दूर पे एक बड़ा सा झूला दिखता है। दोनों भागते हुए उधर जाते हैं। अनामिका खेत को चारों तरफ से देखकर फिर शारदा के पास आती है। उधर प्रसाद जो बिस्तर पे बैठे थे, उसके पास रमेश आता है। जैसा कहा था पिताजी, झील के किनारे को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित है। मैं थोड़ा बैंक जाता हूँ, इंटरेस्ट दे के जल्दी लौट आऊंगा। इस तरह कह के वहाँ से वो चला जाता है। फिर उस रात प्रसाद झील किनारे नहीं जाते हैं। घर पे सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं। उस रात झील का पानी का स्तर ज्यादा हो जाता है और पूरा खेत पानी के नीचे। अगले दिन सुबह सास बहू बाप बेटे को जब ये पता चलता है तो उनके सर पे तो आसमान टूट गिरता है। रो रो के उनकी बुरी हालत हो जाती है। तब तक बतकम्मा का त्योहार आने लगता है। फिर उसी वक्त बहू अनामिका फूलों की टोकरी लेकर दुखी शारदा के पास आती है। फूलों की टोकरी लेके कहाँ जा रही हो बहू? मुझे पता है माँ जी, इसीलिए ये सब लेकर मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। वहाँ जंगल में जाकर मैं कुछ अच्छे अच्छे फूल तोड़ूंगी और उन्हें शहर में ले जाकर बेचूंगी। त्योहार में फूलों का डिमांड होता है। वो तो पता है बहू, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। पता है माँ जी, इसीलिए तो फूलों की टोकरी लेकर मैं जंगल जा रही हूँ। फूलों का अच्छे से गुच्छा बनाकर ले जाकर शहर में बेचूंगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। बतकम्मा के समय तरह तरह के अच्छे अच्छे फूलों का बहुत डिमांड होता है माँ। ठीक है बहू। इस तरह कह के अनामिका फूलों की टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ जंगल से वो कमल का फूल, तरह तरह के सुंदर फूल तोड़ के ले आती है। उन्हें गुच्छे में बांधकर शहर ले जाती है
और फिर एक जगह बैठकर बेचने लगती है। उन फूलों को बेचकर अनामिका अच्छा पैसा कमाती है। इस बात से सास, बाप, बेटा सब बहुत खुश होते हैं। उन पैसों से वो नए कपड़े खरीदते हैं और पहनते हैं। उस शाम जब सास बहू त्योहार मना रही होती है, माँ, इस त्योहार को बदकमा क्यों कहते हैं? इस बारे में हमें कुछ बताओ ना माँ। ये सुनकर अनामिका उन्हें बताने लगती है, ये त्योहार हर जगह नहीं मनाया जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में इस त्योहार को मनाया जाता है। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। 9 दिनों के इस बदकम्मा उत्सव को कहा जाता है प्रकृति का उत्सव। समझे बच्चे? सिर्फ हम ही प्रकृति का उत्सव क्यों मनाते हैं माँ? इसलिए मनाते हैं ताकि कोई विपत्ति हम पर ना आए। इस त्योहार को पालन करने से माँ पृथ्वी हमें आशीर्वाद देती है ताकि हम सुरक्षित रहे। बड़े लोग इस त्योहार को बोडम्मा कहकर भी बुलाते हैं। जब अनामिका इस तरह से बच्चों को कह रही थी, सास, ससुर, पति रमेश सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अश्विनी मास के अमावस्या के विशेष दिन पर ये त्योहार की शुरुआत होती है और दुर्गा अष्टमी के दिन में बदकम्मा नाम से ये समाप्त होता है। इसका मतलब हम देवी को प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं दादी? देते हैं पोते साहब। बदकम्मा के हर एक दिन अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाया जाता है। 9 दिन 9 अलग अलग चीजें। इस तरह हम 9 दिन खेलते हैं और जो बच जाता है वो पानी में जाके बहा देते हैं। जब वो ऐसा कह ही रही थी तभी गांव वाले बदकम्मा लेकर जा रही होती है। सास बहू भी अपना बदकम्मा लेकर वहां जाते हैं और जाके बदकम्मा खेलते हैं। 2 घंटे के बाद वो पानी में ले जाकर बदकम्मा बहा देते हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। इस तरह सास बहू मिलके बदकम्मा का त्योहार मनाती है। पति, बच्चे ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। बगीचे में बेंच के ऊपर शादी तय कराने वाले पंडित जी प्यारेलाल और राघव बैठे हुए थे। वहाँ विवाह योग्य अनामिका दरवाजे के पास खड़ी होकर सब देख रही थी। तो बताइए प्यारेलाल जी, कम दहेज लेने वाला कोई रिश्ता आपके नजर में है या नहीं? मिला है राघव जी, तभी तो मैं आपसे मिलने इतना दूर आया हूँ। आप जितना देंगे वो उतने में तैयार हो जाएंगे। प्यारेलाल जी की बातें सुन के राघव मन ही मन बहुत खुश होते हैं। उधर दरवाजे के पास खड़ी होकर अनामिका ये सब सुनकर मन ही मन सोचती है, मतलब जरूर लड़के में कुछ न कुछ दिक्कत होगी। वो सोच ही रही थी तभी उसकी माँ को भी लगता है कि जरूर कुछ न कुछ दिक्कत है और वो कहने लगी, आपने कहा जितना कम देंगे उतने में राजी हो जाएंगे। लड़के में कोई दिक्कत है क्या? नहीं बहन जी, वर रमेश में कोई परेशानी नहीं है। 2 पैर है, अच्छे से चल फिर लेता है, 2 हाथ भी है, वो भी काम करते हैं। नाक, मुंह, दांत, आंखें सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है। उनकी बातें सुन के अनामिका को हंसी आने लगती है, पर वो अपनी हंसी रोकती है। फिर तो लड़के की माँ में कोई जरूर दिक्कत है। क्या वो सैयाग्रस्त है? हाँ, अगर माँ में नहीं तो बाप में जरूर कुछ न कुछ बीमारी होगी। जब इस तरह से वो कह रही थी, अनामिका प्यारेलाल जी को सवाल भरी आंखों से देखने लगती है। यानी कि अब मेरी बेटी अनामिका उस घर में पति के साथ खुशी खुशी रहने के लिए नहीं जाएगी, लोगों का सेवा करने जाएगी। बताइए फिर बिना किसी परेशानी के वो इतने कम दहेज क्यों ले रहे हैं? जानकी ऊंची आवाज से ये सारे सवाल पूछती है। फिर प्यारेलाल बिना कुछ कहे जानकी को देखने लगते हैं। अरे जानकी, अब चुप हो जाओ। प्यारेलाल जी नहीं जानते हैं क्या हमारी आर्थिक समस्या के बारे में? वो सब जानते हुए ही उन्होंने अच्छा वर ढूंढा है। असल बात है उनमें कोई परेशानी नहीं, पर वो तीनों ही बड़े ही आलसी है, कोई भी काम नहीं करते, बैठे रहते हैं। अब अनामिका को उनके यहाँ जाना है, यानी कि सारा काम अनामिका को ही वहाँ पे जाके करना होगा। वो सिर्फ खाएंगे और आराम से सो जाएंगे, है ना पंडित जी? हाँ जानकी बहन। ये सुनकर जानकी बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप खड़ी रहती है। हाँ राघव भैया, आपने जैसा कहा कम दहेज वाला रिश्ता मैं ढूंढ के ला दिया। अगर ये आपके हाथ से निकल गया फिर आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं इन्हें जरा समझाता हूँ। इतना कहकर वो जानकी को अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अनामिका भी उनके पीछे पीछे आती है। फिर राघव, जानकी और अनामिका के बीच बातचीत होने लगती है। काफी तर्क वितर्क होता है। आखिरकार अनामिका रमेश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्यारेलाल जी, मेरी बेटी रमेश से शादी करने के लिए तैयार है, आप उन्हें बता दीजिए। अच्छी खबर है राघव जी, मैं उन्हें बता देता हूँ। इस तरह कहते हैं
फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर रमेश और अनामिका की मंदिर में शादी करा दी जाती है। राघव ने जो दहेज में पैसे दिए थे, उन पैसे को देखकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। अनामिका नए घर में प्रवेश करती है। शारदा अनामिका को पैसे देकर कहती है, देखो नई बहू, तुम्हें तो हमारे बारे में सब कुछ पता है, फिर हमने तुमसे दहेज क्यों लिए? जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता तब तक तो राशन पानी चाहिए ना, इस कारण से ही हमने थोड़े दहेज लिए। बहू अनामिका, ये पैसे तुम रखो और राशन पानी सब ले आकर हमें पका कर खिलाओ। इतना कहकर वो पैसे देते हैं और फिर तीनों बिस्तर में जाके आराम से सो जाते हैं। अनामिका बिना कुछ कहे वो पैसे लेके राशन का सामान लाने जाती है, फिर उन्हें घर लाके पकाकर उन्हें खाना खिलाती है। इस तरह दिन निकल रहे थे। जो पैसे थे उनसे सामान खरीद के अब धीरे धीरे खत्म होने लगे। अनामिका अब परेशान होने लगी। अब सोच के फायदा नहीं, मुझे काम पे जाना होगा, नहीं तो सब यहाँ भूखे मर जाएंगे। इस तरह सोचती है। फिर अनामिका 2-3 घरों में नौकरानी का काम करना शुरू करती है। 2-3 घरों में नौकरानी का काम करके उसे पैसे मिलते थे, वो पैसे वो रख लेती थी और उन घरों में जो बचा कुचा खाना होता था वो बैग में भर के ले आती थी। फिर शारदा, प्रसाद, रमेश को वो खिलाती थी। वो तीनों आराम से खा लेते थे, पर कभी पूछते नहीं थे कि अनामिका खाई या नहीं। एक रात अनामिका को नींद नहीं आती है। वो खिड़की के पास खड़ी होकर देखती है वो तीनों कितने आराम से सो रहे हैं। बिना काम किए हुए ही इन्हें चावल, दाल, सब्जी मिल रहा है। इनकी भूख मिट रही है, साथ ही पानी भी है प्यास बुझाने के लिए। इस तरह मेरे पति, सासू माँ, ससुर जी सोच रहे हैं, अगर इन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तभी इनको कीमत पता चलेगी। मेहनत करने के लिए शरीर हिलाना पड़ता है, तब जाके सच्चाई का सामना होगा। इस तरह अनामिका सोचती है। फिर अगले दिन वो काम पर नहीं जाती है। सभी लोग एक साथ बेंच पर बैठकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। क्या हुआ बहू, तुम काम पे नहीं गई? मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा है माँ जी, आप लोगों के साथ घर पे ही रहूंगी। तुम घर पे रहोगी तो कैसे चलेगा बहू? इसमें क्या हुआ पिताजी, हमारा पूरा परिवार आलसी परिवार है। आप लोग काम किए बिना घर पे रह सकते हैं तो फिर मैं कैसे जाऊं, आप ही बताइए। कहकर अनामिका भी घर पे रहने लगती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। चूंकि अनामिका अब काम पे नहीं जा रही थी, इसीलिए सारा राशन का सामान भी खत्म होने लगा। अब सभी को भूख लगने लगती है। सभी को भूख की वजह से एक दूसरे पर चिकम चिल्ली करने लगते हैं। अजी, आप अगर काम पे जाते तो हमें भूखा नहीं रहना होता। मैं भी वही कह रहा हूँ शारदा, अगर तुम काम पे जाती तो आज हमारी ये परिस्थिति नहीं होती। हम तीनों की गलती है माँ यहाँ पे। अगर हम तीनों काम पे गए होते तो आज हमें पैसों की दिक्कत नहीं होती और ना ही हम कभी इस तरह आलसी होते। जब वो सभी लोग ऐसा सोच रहे थे, अनामिका एक थाली में खाना ले आती है और वहीं पे खाने लगती है। सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। ये क्या है बहू, हमें नहीं देकर तुम अकेले खा रही हो? मैं नहीं खिलाने वाली हूँ माँ जी आप लोगों को, और न ही काम करने वाली हूँ। जितना खाने के लिए काम करना है उतना ही करूँगी, फिर बिना काम काज किए मैं आप लोगों को कैसे खिलाऊंगी बताइए। इस तरह कहकर अनामिका फिर से खाने लगती है। अब अनामिका को खाते देख शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों की भूख और बढ़ जाती है। अनामिका, तुम जो कहोगी वही करूँगा, पहले तुम मुझे खाना दो। मैं खाना दूंगी, पहले ये कुल्हाड़ी लीजिए और जाके जलाओ लकड़ी लेकर आइए। इस तरह कहने पर रमेश भूखे हालत में ही कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने चला गया। फिर अनामिका ने रमेश को खाना दिया। प्रसाद ने पौधों पर पानी दिया। ये देखकर अनामिका प्रसाद को भी लाकर खाना देती है। ये सब देखकर शारदा जल्दी जल्दी जाके घर का काम करती है। फिर शारदा को भी पेट भर के खाना खाने को मिलता है। इस तरह अनामिका अपने पति, सास, ससुर में बदलाव ले आती है। फिर धीरे धीरे सब में बदलाव आने लगता है। सभी लोग काम करने लगते हैं और मेहनत करके एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।